नदी के बीच बने ससुराल में बहू की खेती और रहन सहन। अनन्या, मेरा हाथ कसकर पकड़ लो। लकड़ी का तख्ता ओस और कोहरे की वजह से बहुत फिसलन भरा हो गया है। नीचे नदी का पानी एकदम बर्फ है। रोहित, मुझे तो लगा था शहर में ठंड है, लेकिन यहाँ तो हवा जैसे हड्डियों में सुई चुभा रही है। कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, इतना कोहरा है। बेटा, ये नदी का किनारा है, यहाँ शहर जैसी नहीं, हाड़ कंपाने वाली ठंड पड़ती है। चलो जल्दी, माँ इंतजार कर रही होगी। आ गई मेरी बहू। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम लोग इस घने कोहरे में सही सलामत नदी पार कर आए। जल्दी अंदर आ जाओ, मैंने अंगीठी जलाई हुई है। अरे गायत्री दीदी, बेचारी नई बहू को देखो, ठंड से चेहरा नीला पड़ गया है। कैसी फूटी किस्मत है बेचारी की। शादी की पहली ही रात इस बर्फीले नर्क में गुजारनी पड़ेगी। हमारे पक्के मकानों में रजाई काम नहीं करती, तुम्हारे इस टीन के घर में तो हवा आर पार होती है। और नहीं तो क्या, मैंने तो पहले ही कहा था रोहित की शादी गर्मियों में करते। अब बेचारी शहर की नाजुक लड़की ये खेप की बर्फीली हवा कैसे बर्दाश्त करेगी। बुआ जी, मौसम तो बदलता रहता है, असली गर्मी तो परिवार के प्यार में होती है। वो मिल जाए तो ठंड का क्या है। अनन्या की समझदारी भरी बात सुनकर पड़ोसनें चुप हो गईं और मुंह बनाकर चली गईं। लेकिन रामानाथ और गायत्री की आंखों में चिंता साफ थी। रात गहरी हुई और ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब अनन्या सोकर उठी और रसोई में गई तो नजारा देखकर हैरान रह गई। अरे भाभी, ये क्या? टोकरी में रखी सारी पालक और मेथी तो एकदम काली पड़ गई है। ये तो कल रात ही लाए थे ना? क्या बताऊं अनन्या, रात को पाला इतना ज्यादा गिरा कि खेत की आधी सब्जियां खेत में ही गल गईं। अनन्या, तुम नई हो, तुम में उम्मीद है। मैंने पिछले 10 साल अपनी उम्मीदों को इसी जमी हुई मिट्टी में दफन होते देखा है। हर सर्दी में सोचती हूँ कि इस बार कुछ अलग होगा, पर ये नदी और ठंड हमेशा जीत जाती है। अब तो सपने देखने में भी डर लगता है। भाभी, आप अकेली लड़ रही थी इसलिए डर लगता था। अब हम 2 हैं। आपके पास तजुर्बा है, मेरे पास नई सोच। अगर हम मिल जाएं तो ये मौसम क्या चीज है। तेरी बातें अच्छी हैं, पर यहाँ की हकीकत बहुत सख्त है। जो बची खुची आलू गोभी है उसी में से छाट कर कुछ बना लो। जो भी बनाना है जल्दी बना लो, आज मंडी जाने का कोई फायदा नहीं दिख रहा। हाँ, सारी गोभी पर काले धब्बे पड़ गए हैं ठंड से। दुकानदार आधी कीमत भी नहीं देंगे। हर साल यही होता है। ये सर्दी हमारी दुश्मन है। बाबूजी, अगर हम खेतों में क्यारियों के ऊपर प्लास्टिक की शीट लगा दे तो? उसे पॉली हाउस कहते हैं। उससे अंदर गर्मी बनी रहेगी और पाला सब्जियों पर नहीं गिरेगा। अनन्या, वो सब अमीरों के चोचले हैं। प्लास्टिक खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। अभी तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ मुश्किल है, प्लास्टिक कहाँ से लाएंगे। घर का माहौल भारी था। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। वो चुपचाप उठी और खेत में गई। बाहर घना कोहरा था। वो ठिठुरते हुए अपने शॉल से एक छोटे से बचे हुए टमाटर के पौधे को ढकने की कोशिश कर रही थी। खिड़की से रामानाथ ये सब देख रहे थे। देख रही हो, पागल लड़की है। इस जानलेवा ठंड से एक फटा हुआ शॉल उस पौधे को नहीं बचा सकता। नहीं जी, वो पौधे को नहीं, अपनी उम्मीद को बचा रही है। और शायद यही वो गर्मी है जिसकी इस ठंडे घर को जरूरत थी। उसे रोकना मत। कुछ दिन जैसे तैसे बीते, लेकिन कुदरत का असली कहर अभी बाकी था। एक रात अचानक पहाड़ों पर बर्फ पिघलने और बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया। रात के 2 बजे बर्फीला पानी खेतों को डुबोता हुआ उनके कच्चे घर में घुसने लगा। मम्मी, मम्मी, बिस्तर गीला हो गया। बहुत ठंड लग रही है, पानी बहुत ठंडा है। अरे गजब हो गया, उठो सब लोग, घर में पानी घुस आया है, जल्दी उठो। जल्दी करो, जरूरी सामान और बच्चों को लेकर ऊंची जगह चलो। ये पानी तो बर्फ जैसा है, पैर सुन्न हुए जा रहे हैं। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। इस बुढ़ापे में ये ठिठुरन अब बर्दाश्त नहीं होती। मेरी बहुएं बीमार पड़ जाएंगी।
कोई है जो हमारी मदद करे? देखा, कहा था ना, नदी किनारे रहना मौत को दावत देना है। अब देखो कैसे भिखारियों की तरह स्कूल के बरामदे में पड़े हैं, न घर के रहे न घाट के। नहीं बाबूजी, अब और नहीं। रोने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें यहाँ जिंदा रहना है तो इस ठंड और पानी का कोई न कोई इलाज तो करना ही होगा। ये पानी अगर मुसीबत है तो इसे ही हमें अपनी ताकत बनाना होगा। बाढ़ का पानी 2 दिन बाद उतरा। अनन्या ने परिवार को इकट्ठा किया। सब थके हुए थे, लेकिन अनन्या की आंखों में एक प्लान था। बाबूजी, भैया सुनिए, हम खेतों के चारों तरफ गहरी और चौड़ी नालियाँ खोदेंगे। बाढ़ का पानी सीधा उन नालियों से होकर निकल जाएगा और उन नालियों में हम ट्राउट मछली पालेंगे जो ठंडे पानी में ही जिंदा रहती है। मछली? लेकिन सब्जियों का क्या? वो तो कोहरे से मर रही हैं। मेरे पास मेरे मायके से आई कुछ पुरानी साड़ियाँ और प्लास्टिक की थैलियाँ हैं। हम बांस की खपच्चियों का ढांचा बनाकर उन पर साड़ियाँ और प्लास्टिक तान देंगे। ये एक देसी ग्रीन हाउस बन जाएगा। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा। कल से ही काम शुरू करते हैं। अगले ही दिन से काम शुरू हुआ। विक्रम और रोहित नालियां खोद रहे थे। जमीन ठंड से पत्थर जैसी सख्त हो गई थी। नहीं होगा मुझसे। रोहित, देख मेरे हाथों को, छाले पड़ गए हैं और ठंड से खून निकल रहा है। हम पत्थर तोड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। हम अपनी कब्र खोद रहे हैं। अनन्या दौड़कर आती है। अपनी साड़ी के पल्लू से पट्टी फाड़कर विक्रम के जख्मी हाथ पर बांधती है। भैया, ये कब्र नहीं, हमारे आने वाले कल की नींव है। अगर आज हम रुक गए तो ये ठंड हमें सच में मार डालेगी। बस थोड़ी और हिम्मत। दूसरी तरफ घर के आंगन में कविता और अनन्या पुरानी साड़ियों को सिल रहे थे ताकि पौधों के लिए छत बनाई जा सके। अनन्या, ये मेरी शादी की साड़ी है। मैंने सोचा था किसी खास मौके पर पहनूंगी, लेकिन कभी कोई खुशी का मौका आया ही नहीं। आज इसे काटकर मुझे रोना आ रहा है। भाभी, ये साड़ी आज टमाटर और गोभी की जान बचाएगी। इससे बड़ा खास मौका और क्या होगा? सोचिए, जब लाल लाल टमाटर इसमें उगेंगे तो ये साड़ी फिर से नई हो जाएगी। तो सच में बहुत अलग है। मेरी निराशा को भी तूने उम्मीद ने बदल दिया। ला, मैं सिलती हूँ। रोहित दौड़ते हुए आता है। अनन्या, भाभी, जल्दी आओ। नाली का पानी जमने लगा है। अगर ऊपर बर्फ जम गई तो मछलियां मर जाएंगी। हमें पानी को हिलाते रहना होगा। चलो सब लोग। उस रात परिवार ने बारी बारी जागकर डंडों से पानी को हिलाया ताकि बर्फ न जमे। संघर्ष बहुत कठिन था, लेकिन 1 महीने बाद खेत बदल चुका था। साड़ियों के रंग बिरंगे तंबुओं के नीचे सब्जियां सुरक्षित। भाभी देखो, क्यारियों में लाल लाल टमाटर और हरी ब्रोकली कितनी शानदार हुई है। बाहर इतनी ठंड है, लेकिन साड़ी और प्लास्टिक के तंबू के अंदर तो गर्मी है। गायत्री, देखो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे इन बंजर और ठंडे खेतों में फिर से हरियाली होगी। बहुओं ने तो सच में जादू कर दिया। बाबूजी, शहर के होटल से बात हो गई है। वो लोग नए साल की पार्टी के लिए 50 किलो मछली और हमारी ये विदेशी सब्जियां मांग रहे हैं, वो भी मुंह मांगे दाम पर। आज तक मैंने इतना बड़ा ऑर्डर नहीं देखा। आज हवा में भी अमीरी की खुशबू है। विक्रम, बेटा संभल कर जाना। ये सब्जियां नहीं, हमारे घर की इज्जत जा रही है शहर। खुशियों की लहर दौड़ गई। विक्रम और रोहित माल लेकर शहर के लिए निकले। घर पर सब जश्न मना रहे थे। तभी 2 घंटे बाद फोन की घंटी बजी, जिसने सब कुछ बदल दिया। अनन्या, सब खत्म हो गया। कोहरे की वजह से टेम्पो खाई में पलट गया। सारी मछलियां बह गईं, सब्जियां कीचड़ में मिल गईं। रामनाथ फोन स्पीकर पर यह बात सुनकर धम्म से कुर्सी पर बैठ जाते हैं। हे भगवान, प्रकृति ने हमें फिर हरा दिया। अब हम होटल वालों का हर्जाना कैसे भरेंगे? नहीं बाबूजी, हम हार नहीं मानेंगे। हमारा वो माल बर्बाद हुआ जो हम बाहर ले जा रहे थे, लेकिन खेत में अभी भी बहुत कुछ है। हम कल ही अपने खेत पर विंटर ऑर्गेनिक फेस्टिवल लगाएंगे। लेकिन अनन्या, खिलाएंगे क्या?
और तैयारी कैसे होगी इतनी जल्दी? हमारे पास तो फैंसी मसाले भी नहीं हैं। भाभी, शहर के लोग मसालों से ऊब चुके हैं। उन्हें आपके हाथ का वो बाजरे का राब और चूल्हे वाला सरसों का साग चाहिए। मिट्टी की खुशबू ही हमारा सबसे बड़ा मसाला है। आप बस चूल्हा जलाओ, मैं सजावट देख लूंगी। सबने जी जान लगा दी। पूरी रात खुशबूदार खाना बनता रहा। विक्रम ने पुरानी लकड़ियों से बेंच बनाई। रविवार की सुबह आ गई, लेकिन 10 बज गए और कोई नहीं आया। कोहरा घना था और उम्मीदें धुंधली। भाभी, 11 बजने वाले हैं। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं है। मैंने कहा था ना, ये सब बेकार है। लोग हंसेंगे हम पर। पड़ोसनें छतों से झांक रही हैं मजाक उड़ाने के लिए। अरे देखो, दावत सजाई है और खाने वाला कोई नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था, इन खेतों में सिर्फ उल्लू बोलते हैं, ग्राहक नहीं आते। शायद स्नेहा सही कह रही है अनन्या। शहर से इतनी दूर इस कीचड़ और ठंड में कौन आएगा? हमें ये सब समेट लेना चाहिए। मुझसे बाबूजी का चेहरा नहीं देखा जा रहा। सब्र करो रोहित, अच्छी चीजें वक्त लेती हैं। और अगर कोई नहीं आया तो हम सब मिलकर ये दावत खाएंगे। ये त्योहार हमारे लिए होगा। कम से कम हम भूखे तो नहीं रहेंगे। हमने कोशिश तो की। तभी अचानक गाड़ियों के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। कोहरे को चीरती हुई कारों की एक लंबी कतार खेत की तरफ आ रही थी। सन्नाटा शोर में बदल गया। खेत के बाहर हलचल मच गई। वाह भाई साहब, इतनी ताज़ा ट्राउट मछली और ये बाजरे का सूप, ऐसा स्वाद तो 5 सितारा होटल में भी नहीं मिलता। भाई, एक प्लेट और देना। अरे सुनिए, मुझे 5 किलो ये लाल टमाटर पैक कर दीजिए। यहाँ का माहौल कितना गर्म जोशी भरा है। एक बुजुर्ग महिला आग तापते हुए गायत्री देवी के पास आती है। बेटा, मुझे मेरे गांव की याद आ गई। शहरों में हीटर तो हैं, पर ये सुकून नहीं। तुम लोगों ने इस जगह को स्वर्ग बना दिया है। माताजी, ये स्वर्ग मेरी बहुओं की मेहनत है। पापा, देखो वो अंकल कह रहे हैं कि ये उनकी जिंदगी की सबसे अच्छी पिकनिक है। हाँ बेटा, क्योंकि वहाँ पैसे बोलते हैं और यहाँ हमारी मेहनत और प्यार बोल रहा है। आज पहली बार मुझे इस नदी किनारे वाले घर पर गर्व हो रहा है। अरे विमला, देखो तो, इनके खेत में तो मेला लगा है। ये सब उस छोटी बहू का दिमाग है। इसने तो आपदा को ही अवसर बना दिया। देखिए बाबूजी, नदी वही है, ठंड वही है। बस हमारा नजरिया बदल गया। जो ठंड हमें डराती थी, आज वही ठंड हमें कमा कर दे रही। सच कहा, अगर हौसला गर्म हो तो बर्फीली नदी भी रास्ता दे देती है। मेरी बहुओं ने इस घर की तकदीर बदल दी। दिल्ली की सर्दी आज बेरहम थी। हड्डियां गला देने वाली हवाएं सीधे शरीर में घुस रही थी। सुबह का समय था और कॉलेज कैंटीन के बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ फीट की दूरी पर भी देखना मुश्किल था। अमीर छात्र महंगे जैकेट में भी ठिठुर रहे थे, लेकिन सुमन एक कोने में खड़ी अपनी फटी हुई पुरानी स्वेटर और पतली शॉल में अपनी हथेलियों को रगड़कर गर्म करने की कोशिश कर रही थी। उफ, इस ठंड में तो मेरा मेकअप भी जम गया है। डैड कह रहे थे कि हम छुट्टियों में स्विट्जरलैंड चलेंगे, लेकिन मुझे लगता है दिल्ली ही स्विट्जरलैंड बन गया है। सही कहा। अरे वो देख, हमारी मिस आइस क्यूब वहाँ खड़ी है। यार, इसकी शॉल में इतने छेद है कि हवा भी कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ से घुसना है। पिंकी सुमन के पास जाकर ताना मारती है। हाय सुमन, क्या हुआ? आज कोई नया फैशन ट्रेंड फॉलो कर रही हो या घर में हीटर का बिल भरने के पैसे नहीं है? देखना, तेरे होठ तो ठंड से नीले पड़ गए हैं। बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी लग रही है। फैशन अमीरों का शौक होता है पिंकी, गरीबों की मजबूरी नहीं। मेरे पास जो है मैं उसी में गुजारा कर लेती हूँ। कम से कम मेरे पास ताने मारने के लिए वक्त तो नहीं है। रेखा गुस्से में वहां आती है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना बहुत आसान है ना। चलो हटो यहाँ से। सुमन, तू ठीक है? तेरे हाथ तो बर्फ की सिल्ली जैसे हो रहे हैं। सुमन ने अपने आंसू छिपा लिए। कॉलेज खत्म होने के बाद पिंकी और शालू अपनी गर्म लग्जरी गाड़ी में निकल गई, लेकिन सुमन को बर्फीली हवाओं के बीच पैदल ही घर लौटना पड़ा। रास्ते में सब्जी मंडी में वो रुक गई। भैया,
मटर कैसे दिए? 120 रुपए किलो मैडम। कोहरे ने सारी फसल खराब कर दी, माल आ ही नहीं रहा। 120 रुपए? इतने में तो बाबा की दवा आ जाएगी। और ये गोभी? ये थोड़ी मुरझाई है, 20 की ले जाओ। ठीक है भैया, दे दो। सुमन ने ठिठुरते हुए सस्ती गोभी खरीदी और तेज कदमों से अपने घर पहुंची, जहां की सीलन भरी दीवारें ठंड को रोकने में नाकाम थी। आ गई बेटी। बाहर तो बर्फ गिर रही होगी। नहीं बाबा, बस हवा तेज है। मैं अभी आपके लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ। मेरी बच्ची कब तक ऐसे जिएगी? हमारे पास तो एक हीटर खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। हे भगवान, मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में करना जहां उसे कभी ठंड में ना ठिठुरना पड़े। कुछ दिनों बाद सुमन के घर के बाहर 2 बड़ी काली एसयूवी आकर रुकी। उनमें से 8 से 10 मर्द उतरे, जिन्होंने महंगे ओवरकोट और मफलर पहने हुए थे। ये सुमन के लिए रिश्ता लेकर आए थे। आइए आइए, आप लोग, मतलब आपके साथ घर की कोई महिला नहीं आई? माफी चाहते हैं समदन जी, हमारे घर में महिलाओं का सुख नहीं रहा। जो थीं वो समय से पहले चली गईं। अब तो बस हम मर्दों का ही डेरा है। सुमन ट्रे में चाय लेकर आई। ठंड की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे और चाय के कप बज रहे थे। ससुर जगमोहन ने यह देखा और तुरंत अपने बेटे को इशारा किया। रोहन, बेटा गाड़ी से वो पश्मीना शॉल लेकर आओ जो हमने रास्ते में खरीदी थी। जी पिताजी। रोहन बाहर गया और एक बेहद गर्म शॉल लाकर सुमन को ओढ़ा दी। प्लीज इसे ओढ़ लीजिए, आपको ठंड लग रही है। भाई साहब, हम सीधे लोग हैं। हमें दहेज में 1 रुपया नहीं चाहिए। बस आपकी बेटी चाहिए जो हमारे उस वीरान महल को फिर से घर बना सके। हमारे घर में दौलत तो बहुत है, लेकिन घर को संभालने वाली लक्ष्मी नहीं है। बिना दहेज के और इतना मान सम्मान, हमें रिश्ता मंजूर है। रिश्ता तय हो गया और जल्दी ही शादी भी संपन्न हुई। विदाई के बाद जब सुमन ससुराल पहुंची तो गाड़ी एक पुराने साधारण से गेस्ट हाउस के सामने रुकी। बहू, हमारा पुश्तैनी घर रेनोवेट हो रहा है, इसलिए आज की रात हमें इस पुराने गेस्ट हाउस में गुजारनी होगी। ओहो, तो वो रईसी और ठाट बाट सब दिखावा था। ये घर तो मेरे मायके जैसा ही ठंडा और पुराना लग रहा है। उस रात सुमन ठंड में सिकुड़ कर सोई। उसने देखा कि घर के सारे मर्द अपना काम खुद कर रहे थे। अगली सुबह 5 बजे जब वो उठी तो घना कोहरा छाया हुआ था और वो डरते डरते रसोई की तरफ गई। जल्दी उठना होगा, इतने लोगों का नाश्ता बनाना है। पानी तो बर्फ जैसा होगा। बहू, तैयार हो जाओ, हमें घर चलना है। घर? हम घर में ही तो हैं। अरे भाभी, ये तो हमारा स्टोर रूम जैसा है। असली घर तो आगे है, चलिए। सुमन को गाड़ी में बैठाकर एक विशाल गेट के सामने लाया गया। जैसे ही सुमन गेट के अंदर कदम रखती है, उसे झटका लगता है, क्योंकि बाहर की कड़ाके की ठंड की जगह अंदर वसंत जैसी गर्माहट थी। अरे ये क्या? बाहर तो इतनी ठंड थी, लेकिन यहाँ अंदर, यहाँ तो जैसे धूप खिली हो। मैंने तो स्वेटर भी नहीं उतारा। स्वागत है तुम्हारे असली घर में। ये घर पूरी तरह से सेंट्रली हीटेड है। बाहर चाहे तापमान 0 हो, अंदर हमेशा 25 डिग्री रहेगा। और भाभी, जरा फर्श पर चलकर देखिए। ये तो गर्म है। इसे हीटेड फ्लोरिंग कहते हैं बेटा। हम नहीं चाहते कि हमारी घर की लक्ष्मी के पैर कभी भी ठंडे फर्श पर पड़े। सुमन अब भी हैरान थी। बंटी उसे किचन में ले गया, जो किसी 5 स्टार होटल के किचन जैसा था। वहां ऑटोमेटिक मशीनें लगी थी। भाभी, आपको ठंडे पानी में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ऑटोमेटिक डिश वॉशर। बस गंदे बर्तन डालो और काम खत्म। पर खाना तो मुझे ही बनाना होगा ना? इतने सारे लोगों का खाना। किसने कहा? भाभी, इस घर का नियम है, कुकिंग इज अ टीम वर्क। हम सब भाई मिलकर खाना बनाते हैं। हमें बाहर का खाना पसंद नहीं। और आज आपकी पहली रसोई है, तो आज आप सिर्फ देखेंगी और बताएंगी कि क्या बनाना है। मेहनत हम करेंगे। सुमन सोफे पर बैठी देखती रही और देवर मिलकर खाना बनाते रहे। दोपहर का खाना खाने के बाद जब वो बर्तन उठाने लगी तो कबीर ने उसे रोक दिया। अरे नहीं भाभी, खबरदार जो आपने काम को हाथ लगाया। ये डिश वॉशर का काम है। आप जाकर अपने कमरे में आराम कीजिए। शाम को आपकी मुंह दिखाई है। हे भगवान, शाम को मैं क्या पहनूं? मेरी साड़ियाँ तो बहुत साधारण हैं।
सब मजाक उड़ाएंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मशहूर फैशन डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट अंदर आए। कमरे में महंगे कपड़ों का ढेर लग गया। हेलो मिसेस सुमन, आपके ससुर जी ने हमें भेजा है। इतनी ठंड में आप शॉपिंग कैसे करती? इसलिए पूरा बुटीक हम यहीं ले आए। सुमन एक ड्रेस की कीमत देखकर 20 लाख? ये तो बहुत महंगी है। कीमत मत देखो सुमन, जो तुम्हें सबसे ज्यादा गर्म और सुंदर लगे वो चुन लो। आज तुम इस घर की शान हो। सुमन तैयार होकर नीचे आई। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। पड़ोसन उसे देखकर जल भुन गई। सुमन को यकीन नहीं हो रहा था कि यह हकीकत है। कुछ दिनों बाद सुमन की सहेली रेखा की बैचलर पार्टी थी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है। बंटी, भाभी को अपनी थार में छोड़ाओ। और हां, रात को ठंड बढ़ जाएगी तो वो हीटेड जैकेट साथ रख लेना। पार्टी लॉन में थी, जहां हीटर होने के बावजूद ठंड हड्डियों में घुस रही थी। पिंकी और शालू फैशन के चक्कर में कांप रही थी। तभी सुमन अपनी स्टाइलिश हीटेड जैकेट और थार में वहां पहुंची। सुमन, ये तू है? और ये कार? हाँ पिंकी, तुम लोग ठीक हो? बहुत ठंड है ना बाहर? सुमन अपने कोट का बटन दबाती है। कोट और गर्म हो जाता है। यार तेरी किस्मत तो खुल गई। हमने सोचा था तू वहाँ नौकरानी बनी होगी, पर तू तो महारानी लग रही है। वो मुझे महारानी नहीं, घर की बेटी समझते हैं। वहाँ मर्द जरूर हैं, लेकिन उनके दिल बहुत नरम हैं। मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी से एक्स्ट्रा शॉल मंगवाई है, ले लो। पार्टी से लौटकर जब सुमन घर पहुंची तो वहां अंधेरा था। अचानक घर के पीछे वाले हिस्से से नीली रोशनी चमकी और रोहन सुमन का हाथ पकड़कर वहां ले गया। सामने एक विशाल कांच का गुंबद बना था, जिसके अंदर फूल खिले थे। ये क्या है? ये है विंटर गार्डन। बहू, हमारी माँ तुम्हारी दादी सास को ठंड से नफरत थी। गठिया की वजह से सर्दियों में वो बहुत दर्द सहती थी। हम तब गरीब थे, कुछ नहीं कर पाए। उनकी मौत ठंड से हुई थी। उस दिन हमने कसम खाई थी कि जब हमारे घर में लक्ष्मी आएगी तो उसे कभी ठंड का एहसास नहीं होने देंगे। सुमन, तुम हमेशा से फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी ना, लेकिन संसाधनों की कमी और घर की ठंड की वजह से कभी कर नहीं पाई। ये विंटर गार्डन तुम्हारा ऑफिस है, यहां तुम अपना काम शुरू करोगी। और हम सब आपके कर्मचारी। मैं मार्केटिंग संभालूंगा, सनी अकाउंट्स देखेगा। भाभी, आप बस डिजाइन बनाओ। आप लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा। मैंने सोचा था मर्दों का घर सख्त होता है, लेकिन आप लोगों ने तो माँ की ममता को भी पीछे छोड़ दिया। ठीक है, मैं अपना ब्रांड शुरू करूंगी, सुमन विंटर वार्मथ। और मेरी पहली कमाई से हम मेरे मायके में भी ऐसा ही हीटिंग सिस्टम लगवाएंगे, ताकि माँ बाबा को ठंड ना लगे। वो काम तो हमने आज सुबह ही शुरू करवा दिया है बहू। तुम्हारे मायके में मिस्त्री लग चुके हैं। सुमन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बाहर बर्फीली हवाएं चीख रही थीं, लेकिन उस कांच के महल के अंदर एक नए सपने और नए रिश्ते की गर्माहट थी। उस मर्दों के ससुराल ने सुमन को वो पंख दिए जो शायद उसे कहीं और न मिलते।